हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई एम श्रीपद नाइक एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल एकेडमी। देखो, कल का जो एपिसोड था ना, वो पार्ट 6 था हमारा। उसमें फ्रंट लाइन में मैंने पार्ट 7 डाल दिया था। बराबर, फ्रंट पेज पे आपने देखा होगा। वो पार्ट 6 था, गलती से वो पार्ट 7 में आ गया था। उसको मैंने यूट्यूब पे पार्ट 6 ही नाम दिया है, ठीक है। लेकिन अभी ये जो डिस्कस कर रहे हैं हम, इट इज़ पार्ट 7। तो अभी पार्ट 7 इस सीरीज़ का, क्रीम इंफॉर्मेशन सीरीज़ का हम डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू। तो इसमें देखो, सर्किट ब्रेकर का ये हमने कल डिस्कस किया था, और रिले का हमने कुछ डिस्कस कर लिया था कि रिले का बेसिक ट्रिप सर्किट कहाँ है, हमारा रिले ऑपरेटिंग कॉइल कहाँ होता है, ठीक है। और रिले ऑपरेटिंग कॉइल का हमारा ऑपरेटिंग फोर्स लगता है, और रिस्ट्रेनिंग कॉइल, ये जो हमारा रिस्ट्रेनिंग कॉइल है, इसका हमारा रिस्ट्रेनिंग फोर्स लगता है। तो ऑपरेटिंग फोर्स अगर आपका रिस्ट्रेनिंग फोर्स से ज़्यादा रहेगा, एफ नॉट ग्रेटर दैन एफ आर रहेगा, तो आपका ऑपरेटिंग फोर्स रिस्ट्रेनिंग फोर्स से ज़्यादा है, तो सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स आपके ओपन हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, ये ऑपरेटिंग फोर्स ज़्यादा लग रहा है हमें, बराबर। तो ये स्प्रिंग जो आपको ऊपर दिख रहा है, ये खींच लेगा रिस्ट्रेनिंग कॉइल को नीचे, और ट्रिप सर्किट आपका रिले का ट्रिप सर्किट क्लोज कर देगा, और सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स ओपन कर देगा। ऑपरेटिंग फोर्स हमारा रिस्ट्रेनिंग फोर्स से अगर छोटा है, तो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स क्लोज रहेंगे, बराबर। आपका ये एबनॉर्मल कंडीशन नहीं माना जाएगा। और ऑपरेटिंग फोर्स और रिस्ट्रेनिंग फोर्स ये अगर इक्वल है, तो रिले आपका वर्ज ऑफ ऑपरेशन रहेगा। इट इज़ वर्ज ऑफ ऑपरेशन, मतलब रिले को समझेगा भी नहीं कि मैं ऑपरेट हूँ कि ना हूँ, बराबर। तो कुछ भी ऑपरेशन उधर नहीं होगा। अभी आर्क फेनोमेनॉन हम दिखते हैं। तो आर्क फेनोमेनॉन में एक सिंपल सी बात आप ध्यान रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका आर्क फॉर्म होगा सिस्टम में, ठीक है। तो आर्क कब फॉर्म होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगा तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी हम डिस्कस करते हैं इधर आर्क कंडक्टेंस। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आर्क रेजिस्टेंस जो होता है। तो हमारा रेजिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला पता है आपको, रो एल बाय ए। तो उसमें आर्क रेजिस्टेंस वही आपका कंसेप्ट लगेगा कि आर्क रेजिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा लेंथ ऑफ आर्क एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्क। लेकिन एग्जामिनर आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एग्जामिनर आपको पूछेगा आर्क कंडक्टेंस के बारे में, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आर्क कंडक्टेंस का मैंने इधर इंक्लूड किया है। तो आर्क कंडक्टेंस रहेगा 1/r, दैट इज 1/ρl/a। तो इसके वजह से, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो आर्क कंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्क से, ठीक है। और हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा 1/लेंथ ऑफ आर्क, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क, एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड ड्यूरिंग आयोनाइजेशन प्रोसेस। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। और रेजिस्टेंस ऑफ आर्क आपका क्या रहेगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ आर्क आपका निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा। मतलब आपका टेम्परेचर जब बढ़ेगा, तो आपका जो रेजिस्टेंस रहेगा आर्क का, आर्क रेजिस्टेंस के बारे में वो बोल रहा हूँ, तो आर्क का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ आर्क क्या रहता है, इट इज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी हम आगे बढ़ते, आर्क वोल्टेज के बारे में हम जानेंगे। तो आर्क वोल्टेज क्या रहता है, आर्क वोल्टेज में अभी ये फिगर पहले आपको पता होनी चाहिए वो अंडरस्टैंड करने के लिए। इट इज़ सिस्टम वोल्टेज। ये आपका फॉल्ट करंट है जो आपको इधर दिखाई दे रहा है, ये आपका एक्टिव रिकवरी वोल्टेज है, और उसके बाद आपका रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आ रहा है। ये जो है ना इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये 1 बाय 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम आर्क वोल्टेज पहले जान रहे हैं। तो आर्क वोल्टेज इट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर ड्यूरिंग आर्किंग पीरियड इज कॉल्ड आर्क वोल्टेज। तो एंगल बिटवीन सिस्टम वोल्टेज एंड फॉल्ट करंट क्या रहेगा, तो सिस्टम वोल्टेज आपका जो है नॉर्मल सिस्टम वोल्टेज और फॉल्ट करंट, इनके बीच एंगल रहता है हमारा 90 डिग्री, मतलब प्योरली इंडक्टिव जैसा रहता है, बराबर। तो फॉल्ट का पावर फैक्टर क्या रहेगा, 0 पावर फैक्टर लैगिंग, ये फॉल्ट पावर फैक्टर रहेगा। लेकिन एंगल बिटवीन फॉल्ट करंट और आर्क वोल्टेज, इसके बारे में अगर आपने जाना, तो ये आपका आर्क वोल्टेज आपको किधर दिखाई दे रहा है, तो देखो फॉल्ट करंट आपका ये है, बराबर, ये आपका फॉल्ट करंट है, और ये जो है इट इज़ नथिंग बट आर्क वोल्टेज।
तो आर्क वोल्टेज और फॉल्ट करंट आपको इन फेज में दिख रहे, तो आर्क वोल्टेज और फॉल्ट करंट इन फेज में है, तो इनका बीच में जो एंगल रहेगा वो आपका 0 रहेगा। तो एंगल बिटवीन फॉल्ट करंट एंड आर्क वोल्टेज 0 डिग्री रहेगा, तो आर्क का जो पावर फैक्टर रहेगा वो 0 रहेगा। तो आर्क पावर फैक्टर 0 रहेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट बात अभी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आर्क पावर फैक्टर 0 रहता है और फॉल्ट पावर फैक्टर आपका 0 पावर फैक्टर लैगिंग रहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। और आर्क का पावर फैक्टर आपका 1 रहेगा। ये इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। सो लेट मी करेक्ट इट। यहाँ आपका 0 मैंने डाला है, ये 0 नहीं है एक्चुअली, यहाँ से आप कंफ्यूज मत होना। आर्क का पावर फैक्टर यूनिटी रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। और ये आपका 0 पावर फैक्टर लैगिंग रहेगा, ठीक है। तो एंगल बिटवीन फॉल्ट करंट एंड आर्क वोल्टेज आपके दोनों इन फेज में क्वांटिटीज है, तो 1 रहेगा आर्क पावर फैक्टर। लेकिन यहाँ आपका टोटल प्योरली इंडक्टिव नेचर फॉर्म कर रहा है, तो इसमें आपका 0 पावर फैक्टर लैगिंग आपको देखने को मिलेगा। तो इतना आप ध्यान रखो, ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको इधर से पता चल गई और आर्क वोल्टेज के बारे में इधर पता चल गया। तो मिलते हम अगले वाले एपिसोड में। यहाँ से एक फाइनल कंक्लूजन आप अपने इधर नोट कर लो, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आर्क पावर फैक्टर इज़ यूनिटी बट फॉल्ट पावर फैक्टर इज़ ऑलमोस्ट 0 लैगिंग, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में। अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करो, ये इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है बहुत ही, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको काम में आने वाली है। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।